नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, अभी वर्तमान में हाल ही में दुनिया की मीडिया में चर्चा में था, अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान दोबारा फिर से अफ़गानिस्तान में आ गया। तालिबान रीएमर्जेस। और ग्लोबल मीडिया में CNN, BBC हर जगह एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, फॉल ऑफ काबुल। तो ये है क्या, इसको समझते हैं। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, काबुल। और आज जैसा आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में, आपके सामने अभी एक चित्र आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि 1970 का अफ़गानिस्तान कैसा था। गजनी, कंधार, काबुल, ये सब कुछ प्रांत हैं अफ़गानिस्तान के जो बड़े चर्चित हैं। अफ़गानिस्तान का अगर इतिहास देखें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बड़ा पुराना राज्य है। हालांकि अफ़गानिस्तान नाम इसका बाद में पड़ा जब इस्लाम धर्म आया और यहाँ पे एक नस्ल हुई तो उन्होंने नाम बदला। तो खैर हम इसको नहीं समझेंगे इस वीडियो में, हम बस खाली ये जानेंगे कि वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि तालिबान फिर से अफ़गानिस्तान में आ गया और क्या कारण था कि तालिबान के आगे अफ़गानिस्तान की आर्मी, वहाँ की सरकार झुक गई या भाग गई। देखिए, अफ़गानिस्तान को अगर हमें समझना है, कहते हैं बराक ओबामा ने एक बार कहा था जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कि काबुल के लिए उन्होंने कहा था, काबुल इज़ द पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया। अब सोचिए, अगर अमेरिकी देश का राष्ट्रपति अगर ये वक्तव्य दे रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब कि काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान का कुछ तो बढ़िया रहा होगा। देखा जाए तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रैटेजिक है, बड़ी अच्छी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती और ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए भी अफ़गानिस्तान को जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लैंड ऑफ अफ़गान्स, अफ़गानिस्तान का मतलब होता है तान का मतलब होता है जगह, अफ़गान। लैंड ऑफ अफ़गान एक ऐसी जगह जहां अफ़गान रहते हैं। अगर हम सीमा की बात करें तो तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और थोड़ा सा साइड में ईरान, ये कुछ देश हैं जो इसकी बाउंड्री को टच करते हैं। अब समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, अफ़गानिस्तान में कई सारी डायनेस्टियाँ हुई, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख, महमूद ऑफ गजनी का नाम आपने सुना होगा, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहते हैं उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। फिर गजनी के बाद गोरी, और कहते हैं ये सिलसिला चलता रहा। अभी आप देख सकते हैं इस मैप में, आपको दिख रहा होगा, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय का जो अफ़गानिस्तान था, देखिए तब ऐसा अफ़गानिस्तान जैसा नाम तो नहीं था, लेकिन जगह तो थी ना, नाम तो देखिए बदलते रहते हैं। तो वो जो हिस्सा था जहाँ आज काबुल नदी बहती है, जहाँ आज काबुल शहर है, जहाँ आज कंधार है, वो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक पार्ट था। टॉप मोस्ट रीजन में देखिए, जहाँ आपको जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिख रहा होगा, वहाँ देखिए काबुल लिखा हुआ है। तो उसकी भी कनेक्टिविटी थी रहमान ढेरी से, और जम्मू और कश्मीर के सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा था, ये आपस में सब कनेक्टेड थे। तो ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बड़ा पुराना संबंध रहा है अफ़गानिस्तान का इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। इसके अलावा जब हम 16 महाजनपद की बात करते हैं, हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द 16 महाजनपदास एंड 10 रिपब्लिक्स इन 6th century BC इन इंडिया। तो उसमें देखिए लिखा ना, गांधार। कहते हैं महाभारत में भी गांधार नरेश एक शब्द आता है, गांधार नरेश। नरेश का मतलब होता है राजा, गांधार मतलब जगह, यानी गांधार का राजा, जहाँ से गांधारी आई थी, हस्तिनापुर, या आप कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ, या जो महाभारत का युद्ध हुआ। यानी कि 16 महाजनपद, और महाभारत के काल में भी गांधार, कंबोज, ये सब बड़े ऐतिहासिक और स्ट्रैटेजिकल पॉइंट थे। देखिए, स्ट्रैटेजिकल वर्ड मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि समसामरिक दृष्टिकोण से, यानी कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाइना का भी वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा अमेरिका का भी इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि वहाँ पे अस्थिरता बनी रहे, और भारत हमेशा ये चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में स्थिरता रहे, वहाँ लोकतंत्र रहे। मौर्यन पीरियड में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, जब इनकी संधियाँ हुई थी, उस समय भी एरिया, एराकोशिया, जडरोशिया और हेरात, ये 4 प्रोविंस दहेज में ही मिल गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने बाद में इस प्रोविंस को और बढ़ाया। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कनेक्टिविटी रही है। अच्छा, भारत और अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का ये बॉर्डर भी टच करता है। भारत के नक्शे में जब आप देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर का जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है,
हाँ बल्कि बहुत स्लाइटली कुछ 100 किलोमीटर का, देखिए मैप में आपके सामने आ रहा है, आप मैप में देख सकते हैं कि इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर थोड़ा साइड में तजाकिस्तान है। हालांकि तजाकिस्तान से तो भारत का लेना देना इसमें नहीं है। आज इस वीडियो में हम खाली ये देखेंगे कैसे अफगानिस्तान भारतीय सीमा से जुड़ा हुआ है और क्यों महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान में लोकतंत्र का होना, क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे और वहाँ तालिबान ना हो, तालिबान का खात्मा रहे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी कि तालिबान उत्पन्न कैसे, तालिबान पैदा कैसे हुआ भाई। ऐसा तो नहीं कि एकदम से ऊपर से आ गया कि ऊपर वाले ने दे दिया हाँ भैया लो तालिबान आ गए, नहीं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां से इस तालिबान की शुरुआत हुई होगी। कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय के बाद की बात है, ये लगभग 1970 के आसपास की बात है। देखिए डेट भी लिखी हुई है आपके सामने, 28 अप्रैल 1978, सौर क्रांति, या इसे आप सौर रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, अप्रैल क्रांति भी कह सकते हैं, अप्रैल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। कहते हैं दाऊद खान, एक नाम अभी आपके सामने इसका भी स्क्रीन पर आएगा, कुछ ताकतें ऐसी थीं, बरकजी डायनेस्टी का रूल था, बरकजी डायनेस्टी का रूल था। ये वंशावली जानते हैं, अफगानिस्तान में पहले भाई राजा महाराजे सुल्तान हुआ करते थे, उसी में बरकजी डायनेस्टी का शासन था। लेकिन वहाँ पे लोगों ने अपनी पार्टी बनाई जो कहलाई PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसके हफीजुल्लाह अमीन उसके मेंबर थे। तो इन्होंने देखा कि नहीं ऐसे तो देश बड़ा पीछे चला जाएगा, तो इन्होंने वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश की और वहाँ के किंग को हटाने की प्रयास किया। यहाँ पे इनकी मदद किसने की? यहाँ पे इनकी मदद की सोवियत संघ ने। उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था। ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड USSR, है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि कोल्ड वॉर। अच्छा, अब ये USSR यहाँ क्यों, अभी इसको आगे समझेंगे। तो यहाँ पे दाऊद खान और ये हफीजुल्लाह अमीन, इन लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया कि वहाँ पे लोकतंत्र एस्टेब्लिश्ड हो जाए और इसमें इन्होंने USSR की मदद ली। अब मदद तो ले ली, नो डाउट, इन्होंने बरकजी डायनेस्टी को वहाँ से हटा भी दिया, वहाँ पे एक लोकतंत्र की सरकार को एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश क्या किया, मतलब खुद ही इन्होंने, भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने जब मेहनत की है, क्रांति लाए, सब कुछ किया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंट्री हेड इन्हीं को बनना था, दाऊद खान को और हफीजुल्लाह अमीन को। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं ना, बरकजी डायनेस्टी के 152 साल का अंत हो गया और अफगानिस्तान के रेडियो से भी ऐलान किया गया कि पहली बार अफगानिस्तान में लोकतंत्र ख़त्म हुआ और नादिर खान और उनके वंश का खात्मा हुआ और अब अफगानिस्तान की सरकार वहाँ के लोगों के हाथों में आ गई। ये सब कहानी 1978 से 1980 के बीच की है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कहते हैं कोल्ड वॉर, ये जो सोवियत अफगान वॉर था, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक था। अब आप सोचेंगे कि भाई एक तरफ तो USSR ने, सोवियत रूस ने मदद की, फिर सोवियत अफगान वॉर क्यों हुआ? कहते हैं जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में दो धड़ बनने लग गए थे। एक वो धड़ जो अमेरिका को सपोर्ट करता था, एक वो धड़ जो संयुक्त राष्ट्र को सपोर्ट करता था। अमेरिका पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व चाहता था और रूस अपना प्रभुत्व चाहता था। उस समय रूस नहीं था, मैं फिर बता दूं, उस समय USSR था, जिसे हम सोवियत रूस कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। अब सोवियत संघ यानी कि रूस, उस समय का तत्कालीन USSR, ये चाहता था कि मिडिल ईस्ट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पूरा हमारा कंट्रोल रहे। खैर भारत में तो उस समय भाई ऑब्वियस सी बात है, उधर जनता दल की सरकार थी, बाद में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई, तो यहाँ तो उनकी दाल गलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने अफगानिस्तान को टारगेट किया कि अफगानिस्तान में किसी तरह स्थिति पैदा की जाए, वो भी उनको हथियार देते। अच्छा, पीछे से यहाँ पे अमेरिका का भी सपोर्ट था, क्यों? अमेरिका भी ये चाहता था कि उसकी भी स्थिति मजबूत हो एशियन सब कॉन्टिनेंट में। तो कहते हैं यहाँ 1996 और 2001 ये वो दौर था जब मुल्ला उमर नाम का एक आदमी इमर्ज हुआ, जिसने तालिबान की नींव रखी 1992 में, मुल्ला उमर। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि भारत का एक हवाई जहाज़ हाईजैक हुआ था 1999 में, वो कंधार गया था। तो वो कंधार क्यों गया था? क्योंकि उस समय भी वहाँ पे तालिबानियों का कब्जा था, उनका प्रभुत्व था। अच्छा, एक वर्ड आता है तालिबानाइजेशन, व्हाट द टर्म। ये भाई साहब की जो फ़ोटो आ रही है, यही वो शख्स थे जिन्होंने 1992 और 94 के मध्य में तालिबान की नींव रखी। कहते हैं कुछ 50 लड़के थे अफ़गानिस्तान के एक छोटे से शहर में, कुछ 50 लड़कों ने अपना एक समूह बनाया था और वहाँ जो शुरुआत हुई थी तालिबान की। और कहते हैं 1994 से लेके
2013 तक इनका प्रभुत्व रहा है। 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि इनके जाने के बाद जब तक ये थे तब तक तो पूरा कंट्रोल में था ही था इनका। लगभग आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान इनके नियंत्रण में था। और इस समय अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 2021 में अभी अगस्त में जो तालिबान की बागडोर है वो अब्दुल गनी बरादर इनके हाथ में है। ये भी को फाउंडर थे तालिबान के। देखिए जो तालिबान की, और देखिए इनकी फ़ोटो भी दिख रही है चचा की, चश्मा लगाए हुए हैं, है ना। ये कहते हैं ये पाकिस्तान की जेल में बंद थे। आपको बता दें ये पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अमेरिका और CIA के कहने पे पाकिस्तान की एजेंसी ने इनको छोड़ा था। अब सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान की सेना ने इनको रिहा किया था। ये ऑलरेडी वहाँ जेल में थे। देखिए पाकिस्तान का तालिबान अलग है, अफ़गानिस्तान का तालिबान अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए। ये प्रेजेंट टाइम में करता धरता है अफ़गानिस्तान में जो इस समय तालिबान है, मौलवी हिबतुल्लाह अखुनज़दा। ये भाई साहब इस समय पूरी बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये और वो बरादर चचा, ये दोनों लोग के हाथ में पूरा कंट्रोल है। देखिए तालिबान की आइडियोलॉजी का पहले इसको समझते हैं। तालिबान पहले भी था, कहते हैं 2004 में जब हामिद करज़ई की सरकार बनी थी तो उसको पहला माना जाता है कि लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से चुनाव के माध्यम से कोई चुना गया या वहाँ पे लोकतंत्र या कानून व्यवस्था। ये हामिद करज़ई ये राष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार लगातार अफ़गानिस्तान के। ये बात 2004 की है। अभी वर्तमान में अशरफ गनी साहब थे जो भाग गए छोड़ के। देखिए क्यों फॉल ऑफ काबुल क्या था। 15 अगस्त 11 बजे के आसपास के समय में जब वहाँ पे तालिबान ने कब्जा किया, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, लोग भाग रहे थे बेतहाशा इधर उधर। अब सवाल उठता है कि ये भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, ये भी इस्लाम के मानने वाले, वो भी इस्लाम के मानने वाले, फिर लोग भाग क्यों रहे हैं तालिबान से? क्योंकि जिन लोगों ने 1994 से लेके 2004 तक के तालिबान के शासन को देखा है वो जानते हैं कि ये लोग कड़े तरीके से शरीयत कानून को लागू करते हैं। औरतें नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ने नहीं जा सकती, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही कपड़े पहन सकती हैं। घर से बाहर निकलना है तो साथ में उनका पति, उनके साथ के घर का कोई आदमी होना कंपलसरी है। कठोर कानून लागू करते हैं और बहुत कट्टरता के साथ नियमों का हवाला देते हैं और नियमों को लागू करवाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से दे आर द एक्सट्रीमिस्ट। बहुत कठोर तरीके से खाली कहते हैं। देखिए जब इनकी अभी 3 दिन पहले इनका स्टेटमेंट आया था कि नहीं भारत के साथ रिश्ते एकदम नॉर्मल रहेंगे, लेकिन देखिए भारत के आयात निर्यात पर भी इन्होंने रोक लगा रखी है। अब समझते हैं पाकिस्तान का तालिबान कैसा लगे। देखिए पाकिस्तान का जो तालिबान है वो है तहरीक तालिबान। वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत चाहता है, अपने तरीके से चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार खुद अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करती है। अब देखिए लिख सकते हैं ना कि हक्कानी, मेजर लीडर्स ऑफ द अफगान तालिबान इंक्लूडिंग मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी आर बिलीव टू एन्जॉय सेफ हेवन इन पाकिस्तान। पढ़िए कितनी बड़ी लाइन लिखी है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के थे मुल्ला उमर, जलालुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी, इनको पाकिस्तान में जन्नत जैसी सुविधाएं मिलती थीं। और वहीं जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीक तालिबान, उनके लिए उनका रवैया अलग है। क्यों? वो वहाँ पे लोकतंत्र हटाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की सेना को, सरकार को मंजूर नहीं। लेकिन वही दूसरा तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में ऐसा करता है तो वो पाकिस्तान को मंजूर है। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया पाकिस्तान की बुराई करती है, भारत पाकिस्तान। भैया आपका चेहरा आपके सामने है। मतलब अफ़गानिस्तान के तालिबान को आप सपोर्ट करते हैं, है ना, लेकिन अपने यहाँ के तालिबान को आप मारते हैं, उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले को, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि अफ़गानिस्तान में शरीयत लागू, वहाँ पे अस्थिरता रहे, जिससे इंडिया के कश्मीर मुद्दे पे काउंटर अटैक किया जा सके और टेररिज्म को फैलाया जा सके। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्यों ये बुरा क्यों है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कि देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि तालिबान शरीयत के हिसाब से चलता है। जैसे अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि वहाँ की 3 महिला पत्रकारों को दफ्तर जाने से रोक दिया गया, जगह जगह कड़े पहरे कर दिए गए, और अब लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। हालांकि जी न्यूज़ और CNN की एक न्यूज़ कहती है कि तालिबान के अखुनज़दा साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको कश्मीर मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का आंतरिक मसला है, हमें सिर्फ अफ़गानिस्तान से मतलब है और सिर्फ अफ़गानिस्तान से ही मतलब है, और दुनिया के सारे देशों से हम एक अच्छे संबंध, एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आता है कि उन्होंने भारत से सभी प्रकार के ट्रेड रिलेशनशिप को रोक दिया। और ऐसा नहीं है, भारत का करोड़ों रुपए का
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वहाँ सलमा डैम और वहाँ की पार्लियामेंट, भारत वहाँ इन सब का निर्माण कर रही थी, भारत का पैसा लगा था। तो तालिबान के शासन को लोग इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि देखिए कट्टरता अब किसी को पसंद नहीं है। 2021 में आधुनिकता के दौर में अगर आप कट्टरता के साथ चलेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। और ये तालिबानी वही बंदूक AK-47 लेके पुराने ढर्रे पे चलते हैं। और इनके जन्म में हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर था ये उसी का परिणाम था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।